कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो समकालीन मुद्दे हैं उसमें 8 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और बचे हुए जो सामयिक मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर और MA प्रीवियस में पुस्तक चलती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसमें टॉप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, या शीत युद्धोत्तर विश्व के अंदर जो है राजनीति, शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीति कीजिए, या शीत युद्धोत्तर राजनीति की प्रमुख घटनाओं और मुद्दों के ऊपर लेख लिखिए। ऐसे करके सवाल एग्जाम में कई बार हर यूनिवर्सिटी से पूछे जाते हैं, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, ब्रज यूनिवर्सिटी हो। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे। तो पिछले वीडियो में कुछ 8 मुद्दों पे अपन चर्चा करते हैं और अब बात को आगे बढ़ाते हुए 9वें मुद्दे से अपन शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नई चीज़ जो है वो है कि बाजार, जो अर्थव्यवस्था है, विश्व अर्थव्यवस्था, वो बाजारोन्मुख हो गई है। पहले क्या थी, साम्यवादी ढांचे की जो अर्थव्यवस्था थी उसका सोवियत संघ के पतन के साथ ही विदाई हो गई और निजीकरण और उदारीकृत अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाने लगा। सोवियत संघ से जो पूर्वी यूरोप के गणराज्य अलग हुए थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। सोवियत नागरिकों ने पिछले 75 वर्षों तक एक कड़वा फल चख रखा था। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर तंत्र बनाने के लिए कम्युनिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका ये प्रयत्न निराशाजनक तरीके से सफल हो गया। 1989 से 91 के वर्षों में अनेक देशों का कम्युनिस्ट साम्राज्य जो है ताश के महल की भांति धराशायी हो गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नागरिकों के सामने अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वे साम्यवाद को अपने देश से किसी गंदगी की तरह साफ कर दें और अपनी उन्नति के नई उपाय खोजें। यानी दुनिया को ये लगने लगा कि खुला व्यापार, मुक्त अर्थव्यवस्था, निजी संपत्ति और पूंजीवाद ही उनकी खुशहाली का राज बन सकता है। अतीत और वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रणालियाँ थी, पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेनी आते रही, किंतु कोई भी प्रणाली इतनी प्रोडक्टिव साबित नहीं हुई जितनी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत और उसकी कार्य प्रणाली। ऐसा इसलिए भी हुआ कि पूंजीवाद एक प्राकृतिक शक्ति है जो मानवीय स्वभाव में गहरी बैठी हुई है। इसके साथ ही पूंजीवाद में नई स्थितियों और वातावरण को बदलने का प्रशंसनीय लचीलापन भी है। आज जिस पूंजीवाद को हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप में देखते हैं वह पहले जैसा पुरातनपंथी नहीं होकर अधिक प्रगतिशील, अधिक मानवीय और अधिक उन्नत रूप में है। संक्षेप में, आज तेज गति से हुए आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं खुला व्यापार, प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार तथा बाजार समाज, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। 10वां समकालीन राजनीति का एक बड़ा मुद्दा आज की राजनीति का है कि यूरोप के एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचायक था। यूरोप कई ढंग से बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट, अमेरिकी समर्थक और सोवियत संघ के पिछलग्गू देश। लेकिन पिछले एक दशक से, खासकर 1990 से सोवियत संघ के एकीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ हुई। साम्यवाद और पूंजीवाद, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नाटो और वार्सा देशों का जो कृत्रिम विभाजन था वो समाप्त होने लगा। यूरोपियन संघ का निर्माण प्रगति से हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ। जनवरी 1999 में यूरो का चलन शुरू हुआ, यानी यूरोप की एक सामूहिक मुद्रा का चलन हुआ। दरअसल 11 दिसंबर 1991 की जो मैस्ट्रिच संधि थी उसने यूरोपियन यूनियन के गठन में एक बड़ी भूमिका निभाई। न केवल अब ये देश समान मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि समान आर्थिक नीतियाँ, समान राजनीतिक निर्णय, समान बाजार के रूप में लामबंद होकर विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। इस संधि के अनुसार समान मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 से एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई और 2004 में यूरोप के इतिहास की एक बड़ी घटना हुई जब 10 नए राज्यों ने यूरोपियन संघ की सदस्यता ग्रहण की और उसमें से 8 तो वो थे जो सोवियत संघ के समर्थक रह चुके थे, सोवियत गुट के रह चुके थे, जैसे हंगरी, साइप्रस, चेक, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। ये सारे के सारे जो देश थे यूरोपियन संघ में शामिल हो गए। यूरोपियन संघ की संख्या बढ़कर अब 25 से बढ़ के
28 हो गई थी, लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन जो है वो सोवियत संघ से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया है। सदस्य संख्या 28 से घट के वापस अब 27 हो जाएगी। कुछ और देश भी यूरोप से इन संघ से अलग होना चाहते हैं। अब ब्रेग्जिट जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन उससे अलग हो गया है। सदस्य संख्या 28 से घट के 27 हो गई है। लेकिन यूरोपियन यूनियन पर चूँकि ब्रिटेन की एक बड़ी हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन में थी, यद्यपि ब्रिटेन ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया था, लेकिन फिर भी एक वहाँ के व्यापार में, वहाँ की राजनीति में ब्रिटेन का एक बड़ा हिस्सा था। उसके अलग होने के क्या प्रभाव होंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन सामूहिक रूप से इन देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है और अमेरिकन अर्थव्यवस्था को ये देश चुनौती पेश करते रहे हैं। इनकी समान मुद्रा, समान आर्थिक नीतियाँ, समान सुरक्षा नीतियाँ, समान राजनीतिक नीतियों ने जो है विश्व राजनीति के अंदर यूरोप की भूमिका वापस पुनः बढ़ा दी है। हालांकि यूरोपियन संघ को पालने पोसने में हॉलैंड का योगदान भी बढ़ा रहा है। यूरोपियन संघ के बजट में जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो हॉलैंड ही लगाता रहा है। लेकिन यूरोप संघ की जो एकल मुद्रा यूरो है, उसने उसके व्यापार व्यवसाय को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाया। यूरो के अलावा डच के जो मतदाता हैं यूरोपियन संघ में तुर्की के प्रवेश से भी नाराज़ हैं। नाराज़गी तो रोमानिया, बुल्गारिया को प्रवेश देने पर भी है, लेकिन तुर्की के मामले में मुस्लिम विरोधी भावनाएं भी काम कर रही है। यूरोप के आम लोगों के मन में भविष्य का सवाल है, आगे क्या होगा? क्या यूरोप का राष्ट्रीय संविधान, उनकी राष्ट्रीय पहचान तो नहीं निकल जाएगा? क्या आर्थिक लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचेगा? ये सारी चीज़ें, आज 2020 चल रहा है, यूरोपियन यूनियन को बने हुए लगभग 29 साल हो चुके हैं और यूरोपियन यूनियन ने यूरोप की प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन खासकर शरणार्थियों की समस्या पर आज यूरोपियन यूनियन बटा हुआ नजर आता है। सीरिया के अंदर गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शरणार्थी यूरोप के देशों में प्रवेश हुए, तो अलग अलग देशों ने अलग अलग नीतियाँ बनाई। कुछ ने शरणार्थियों को प्रवेश करने दिया, कुछ ने शरणार्थियों को नहीं घुसने दिया। इस मामले में यूरोपियन यूनियन बटा हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक नई जो घटना है वो नव उपनिवेशवाद। मैंने नव उपनिवेशवाद की बात की थी। गुटनिरपेक्ष व्यवस्था थी, उसके अंदर तो क्या नाम है, जो उपनिवेशवादी राष्ट्र थे वो न केवल आर्थिक शोषण करते थे, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी वो भी गिरवी रख ली जाती थी। लेकिन नव उपनिवेशवाद तो ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर वो देश जो है ना वो स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। उनकी अर्थव्यवस्था और राजनीति एक तरह से दूसरे राष्ट्र, बड़े राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के पास गिरवी रहती है और उनके अनुसार उनको निर्णय लेने पड़ते हैं। तो विकसित और देशों के विरुद्ध विकासशील और अविकसित देश जो हैं एक मुहिम चला रहे हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें नव उपनिवेशवाद के खतरे को कम किया जाए। और जो विश्व बैंक जो है उसके प्रस्तावों से भी जो है नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ गया है। पहले विश्व व्यापार संगठन जो है वो केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम बनाता था, जिसमें केवल निर्मित माल ही शामिल होता था। लेकिन जो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई तो उसके अंदर 4 नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया कि केवल तैयार माल ही नहीं होगा इसमें शामिल, बल्कि व्यापार से संबंधित निवेश, इन्वेस्टमेंट के उपाय, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी शामिल होगा, सेवाओं में व्यापार है और कृषि भी इसमें शामिल होगी। तो गैट वार्ता की सूची में क्षेत्र विकसित देशों के आदेश से शामिल किए गए। पहले निर्मित माल ही होता था, अब कृषि, सेवाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश ये भी इसमें शामिल हो गए। गैट समझौते का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, इसमें कृषि सब्सिडी भी शामिल हो गई, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क ये शामिल हो गए, इन्वेस्टमेंट के में जो उपाय हैं वो, सेवाएं, ये सब शामिल हो गई। और विकासशील देशों की मांगों और आवश्यकताओं में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, केवल विकसित देशों के आर्थिक हितों की पूर्ति करने की चेष्टा विश्व व्यापार बैंक के माध्यम से की गई और इसका विपरीत प्रभाव विकासशील देशों के ऊपर पड़ा है। कृषि क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू हो जाने की दिशा में विकासशील देशों को विकसित देशों से कृषि संबंधी तकनीक खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। ये गैट समझौता दरअसल एक नव उपनिवेशवाद का प्रतीक है और ये विकासशील देशों पर ऐसी नीतियाँ थोपने लगता है कि अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। आज WTO की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि आर्थिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते जाते हैं। ये दुनिया में एक पुलिसमैन की तरह भूमिका निभाने लगा है। एक विकराल व्यवस्था है जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हथियार के रूप में कायम किया है। सिएटल सम्मेलन में अमेरिका चाहता था कि पर्यावरण और सड़क मानक के मुद्दों पर कोई समझौता आरोपित कर दिया जाए,
राष्ट्रपति क्लिंटन ने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि यदि पर्यावरण एवं श्रम मानकों के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया गया तो अमेरिका उन देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। 2003 में इराक पर अमेरिका हमला आर्थिक साम्राज्यवाद का ही नया अमेरिकी संस्करण है और इस बार अमेरिका का इरादा इराक पर कब्जा करके एक पिट्ठू सरकार कायम कर तेल राजनीति अपनाने का है, जिसका विश्वव्यापी असर देखने को मिला। आज इराक तहस नहस हो चुका है। इराक के अंदर अलग अलग कबीले उठा रहे हैं, तबाही का आलम है। थोड़े दिन पहले इस्लामिक स्टेट की चुनौती वहाँ पर थी, अभी वो चुनौती मौजूद है। तो यानी अमेरिका ने क्या किया है कि इराक को, अफ़गानिस्तान को, इन देशों को तहस नहस कर दिया है। सीरिया के हालात दयनीय हो गए हैं और मध्य पूर्व आज भी शांत नहीं है। मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं या पश्चिमी एशिया जिसको कहते हैं, उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये सब अमेरिका की नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। राष्ट्रपति बुश की जो नई विश्व व्यवस्था है, खाड़ी युद्ध के बाद जो सीनियर बुश थे उन्होंने कहा था कि नई विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। उस समय उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो अवधारणा थी वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी और पहले ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसके अंदर यूएनओ की, वर्ल्ड बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के अंदर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होगा और एनपीटी संधि पर फ्रांस, ग्रीस, चीन और भारत जैसे देशों का हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाएगा और पश्चिमी एशिया की जो समस्या का समाधान है अमेरिकी धौंस से करा लिया जाएगा और भारत को जो है क्रायोनिक इंजन देने की या रॉकेट टेक्नोलॉजी की मंशा रखने वाले रूस को धमकी देना, ये सब चीज़ें इस बात की प्रतीक हैं कि अमेरिका ने किस तरह अपनी दादागिरी आजमाई और समूचे विश्व को आज आर्थिक सुधारों के नाम पर अमेरिका पूंजीवादी मार्ग पर धकेल चुका है और अमेरिकी नीतियों का जो कोई भी राष्ट्र विरोध करता है उसे आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाए जाते हैं। तो आज चाहे डंकल प्रस्ताव हो या जो WTO का, विश्व व्यापार संगठन के अंदर धारा 301 से सुजित जो कार्ला हिल्स की धमकियां हो या एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को दबाव डालने की बात हो कि एनपीटी पर साइन कीजिए या सीटीबीटी पर साइन करने के लिए भारत को प्रेशर में डालना हो, अगर हम गहराई में देखेंगे तो एक ही तथ्य सामने आता है कि अमेरिका अपने व्यक्तिगत व्यापारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो विश्व व्यापार संगठन को लेकर जो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड ट्रीटी जो गैट जो था वो सिर्फ भारत या विकासशील देश ही त्रस्त, तो ऐसा नहीं है। इससे कुछ उपबंधों से यूरोपियन देश भी प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कृषि प्रधान देश भी इससे परेशान हैं और कृषि पर से सब्सिडी हटाने का जो दंकल प्रस्ताव था वो उसका सबसे प्रमुख विरोध तो जर्मनी में हुआ। चाहे गैट समझौता हो, एनपीटी हो, राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र संघ कौन हो, आज सारी की सारी संस्थाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका की जेबी संस्थाओं में परिणित हो चुकी हैं। और इराक पर जो अमेरिका ने आक्रमण किया 2003 में, तो उससे तो ऐसा लगा जैसे यूएनओ को एक तरफ ही कर दिया गया है, सुरक्षा परिषद को दरकिनार कर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संप्रभुता को चोट पहुंचाई गई है। शीत युद्ध के पतन के बाद में विश्व राजनीति के अंदर जो घटना देखी गई थी वो थी यूरोप के विघटन की प्रवृत्ति। सोवियत संघ के जो राज्य थे और पूर्वी यूरोप के देश थे उनमें तेजी से साम्यवाद समाप्त हुआ। मैं बता चुका हूँ, उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण की उसमें लहर आ गई। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया गया जिसको CISF भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें 15 कंट्रीज जो है शामिल हुए। दूसरा देश है यूगोस्लोविया, जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था और विश्वव्यापी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, लेकिन यूगोस्लोविया के अनेक टुकड़े हो गए। जैसे इसके अंदर जो है क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मेसिडोनिया तथा यूगोस्लोविया जिसमें सर्बिया, मोंटेनिग्रो जैसे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो गया। यानी यूगोस्लाविया के अनेक टुकड़े हो गए। तो इसमें बड़ी हिंसा भी हुई इसमें सर्बिया के मामले में। तो खंडित यूगोस्लाविया का नाम बनाए रखने की भूल सर्बिया ने की थी। मोंटेनिग्रो के साथ मिलकर वह अपने आप को यूगोस्लावी संघ कहलाता था। अमेरिका को यह स्वीकार नहीं था, अतः कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के तहत अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की। 4 फरवरी 2003 से लागू नए संविधान के अंतर्गत यूगोस्लाविया का नया नाम सर्बिया और मोंटेनिग्रो कर दिया गया। नए संविधान के अंतर्गत सर्बिया में मोंटेनिग्रो को एक संघ के रूप में बने रहने की बाध्यता 3 वर्षों तक ही है। इसके बाद में चाहें तो ये अलग अलग राष्ट्र के रूप में विघटित हो सकेंगे। विघटन की इस प्रवृत्ति ने चेकोस्लोविया को भी अपने चपेट में ले लिया, जहां आर्थिक असमानता और जाति भेदभाव के कारण विघटन की मांग को बल मिला। चेकोस्लोवाक के नेताओं ने 1992 में एक समझौता किया और 75 वर्ष पुराने चेकोस्लोवाक परिसंघ को विभाजित कर दिया गया। 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 गणराज्य चेक और स्लोवाकिया में विभाजित हो गया और ये शांतिपूर्ण ढंग से हो गया कि यूगोस्लोविया, चेकोस्लोवाकिया इन देशों का पतन हुआ। यूगोस्लोविया से क्रोएशिया है, सर्बिया, मोंटेनिग्रो है, मेसिडोनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया, ये सब बने। नए संगठनों का आविर्भाव भी विश्व राजनीति की एक नई घटना के रूप में हमें दिखाई देता है।
जैसे सीएटो वार्सा पैक्ट जैसे संगठन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सार्क है, आसियान है, ग्रुप 8 है, G8 जिसको बोलते हैं, और G8 से घट के अब G7 हो गया है। ग्रुप 15 है, ग्रुप 20 है, ग्रुप 24 है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है, नाफ्टा है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, बिम्स्टेक है, D18 है, संघाई 5 है जिसको आप संघाई 6 भी कहते हैं, या जिसके अंदर अपना इंडिया भी अब धीरे धीरे शामिल हो गया है। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग है, विश्व सामाजिक मंच है, खाड़ी सहयोग परिषद है। अनेक नए नए संगठन उभर कर विश्व राजनीति के अंदर आ गए हैं। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया एकीकरण पर सहमति हो गई। 2000 के अंदर की दक्षिणी और उत्तरी कोरिया का एकीकरण किया जाएगा, लेकिन और मेल मिलाप के ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। लेकिन इसके बावजूद आज उत्तरी और दक्षिणी कोरिया विभाजित है, बल्कि दोनों में तनाव भी दिखाई देता है। खासकर उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसने अमेरिका और दक्षिणी कोरिया विरोधी रुख अपना रखा है। निष्कर्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बड़ी गतिशील है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। 15-16 वर्षों में और नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं। सबसे खास है चीन का तेज़ी से उभार। चीन आज अमेरिका को वैश्विक राजनीति में, सैनिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में चुनौती देने की न केवल मंशा रख रहा है, बल्कि इस दिशा में कदम भी बढ़ा रहा है। उसने जो है सिल्क रूट के बहाने, वन बेल्ट वन रोड के बहाने वैश्विक राजनीति के अंदर अपनी धौंस कायम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने की बड़ी मुहिम छेड़ रखी है अमेरिका को अलग थलग करने के लिए, और इसमें वो कहीं कुछ न कुछ हद तक कामयाब भी होता दिख रहा है। अरब इजराइल के मुद्दे पर अब थोड़ा सहयोग बढ़ा है। गुणनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना हुआ है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लेकर, उसके लोकतांत्रिकरण को लेकर। ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक नई घटना के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आज मुक्त व्यापार बढ़ रहा है, भौगोलिक सीमाएं अप्रभावी हो गई हैं, लेकिन अब विश्व में आर्थिक मंदी आने के पश्चात से पुनः राष्ट्रवाद मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जैसे अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आ गई, डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुना जाना उसी घटना की एक श्रेणी में थी। जर्मनी में एंजेला मर्केल का चुना जाना, भारत में नरेंद्र मोदी का चुना जाना, यानी राष्ट्रवादी उभार पुनः दिखने लगा है। राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने लगे हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था की बजाय संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नई घटनाएं हैं जिसको हमको ध्यान देना है। आज ईसाई और इस्लाम सभ्यता के मध्य टकराव भी बढ़ने लगा है, और जो हंटिंगटन ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की थी वो भी अब तेज़ी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आ चुका है, आपको याद भी करना है कि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, या द्वितीय शीतयुद्धोत्तर विश्व के अंदर जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर ध्यान आकर्षित कीजिए, या शीतयुद्धोत्तर विश्व के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं वो बताइए, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी ऐसे करके आते रहते हैं। तो ये टॉपिक अपने 2 वीडियोज़ के माध्यम से अपने क्लियर हो गए हैं, आपको याद करना है। और कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना बीमारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।